अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल और मेरी पूरी टीम की तरफ से तमाम ही देखने वालों को इंटरनेशनल वुमेंस डे की बहुत बहुत मुबारकबाद। एक ऐसा दिन जो ख़वातीन के नाम है, उनको सेलिब्रेट करता है, उनको एक्नॉलेज करता है। हमारे ही माशरे का अगर हम सिर्फ पाकिस्तान की आबादी की बात करें तो तकरीबन 52% हिस्सा ख़वातीन पर मुश्तमिल है, लेकिन कुछ बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं जिनके लिए आज भी हमें तगदौ करनी पड़ रही है, स्ट्रगल्स करनी पड़ रही है। लेकिन कोई भी मुश्किल गुजार सफ़र तब आसान हो जाता है जब हम अपने माइलस्टोन्स को सेलिब्रेट करते हैं, जब हम ये बात करते हैं कि यकीनन हम एक बेहतरीन और आइडियल तवाज़ुन से शायद अभी दूर हैं, लेकिन उसके लिए कोशां हैं। और हर वो खातून जो अपने घर से निकलती है और मेहनत करती है अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने के लिए, और जिसके घर वाले, जिसका सपोर्ट सिस्टम, चाहे वो उसके भाई हों, उसकी बहनें हों, उसका खाविंद हो, और इस जर्नी में अगर उसकी मदद करता है तो वो तमाम ही लोग खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। आज हम बात करना चाहेंगे पाकिस्तान की ऐसी ही ख़वातीन के बारे में और सेलिब्रेट करेंगे कुछ अचीवमेंट्स को भी। लेकिन सबसे पहले 2019 यानी ये 2019 की जो थीम है इंटरनेशनल वुमेंस डे के हवाले से ज़रा उस पर बात कर ली जाए। कोई भी चीज़ ज़िंदगी में तवाज़ुन में अच्छी लगती है। जब ये बैलेंस कायम होता है तो हम एक्सट्रीमिटीज़ से दूर हो जाते हैं। यही थीम है 2019 के इंटरनेशनल वुमेंस डे की, यानी बेटर फॉर बैलेंस। अगर आप साथ में मिलके चलेंगे, ये नहीं कि कहा जा रहा हो कि ख़वातीन को बढ़तरी दे दी जाए, लेकिन एक ऐसा तवाज़ुन, एक ऐसा बैलेंस जो इस बात की तफरीक ना करे कि आप मर्द हैं या औरत, आपके पास सोशल जस्टिस हो, हेल्थ केयर, एजुकेशन, और सबसे बढ़कर ये कि आपके पास ख्वाब देखने की सलाहियत मौजूद हो। ये हक हासिल हो कि जो ख्वाब आपने देखा है उसको यकीनी बनाया जा सकता है। तो जहाँ आज हम मुख्तलिफ सेलिब्रेशंस का जिक्र करेंगे, पूरी दुनिया में ही कहीं सेमिनार्स हो रहे हैं, कहीं वॉक्स हो रही हैं, कहीं प्रोटेस्ट हो रही हैं, अपने अपने तरीके से मुख्तलिफ शोबा फ़िक्र में जो ख़वातीन आगे, जिन्होंने मशअल राह एक तरह से वो दूसरों के लिए बनी हैं, उनको सेलिब्रेट किया जा रहा है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही पाकिस्तानी लड़की की जिसने शायद जब अपना सफ़र शुरू किया था इंसाफ के लिए तो वो बिल्कुल तन्हा खड़ी हुई थी, और जब वो तन्हा थी तो उसके पास शायद कुछ लोग ऐसे थे जो बिलीव करते थे, लेकिन हमारा लीगल सिस्टम या कोई ऐसी मिसाल मौजूद नहीं थी कि जहां इंसाफ को यकीनी बनाया जाए। तो आज आपकी मुलाकात सना नाज से। सना नाज की कहानी थोड़ी तकलीफ़ों से जुड़ी हुई है, लेकिन आज उनके लिए कामयाबी और कामरानी का दिन है। 2016 में सना को तेज़ाब गर्दी का निशाना बनाया गया। शी इज़ एन एसिड अटैक सर्वाइवर, और मैं विक्टिम कभी नहीं कहती, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ भी अगर घटता है और आप उससे सर्वाइव और थ्राइव कर सकते हैं तो आप लोगों के लिए एक रोल मॉडल होते हैं। सना का सहारा बनी स्माइल अगेन फाउंडेशन और दस्तगीर लीगल सिस्टम, जिन्होंने इनका केस चलाया। आम तौर पे इस तरह के सिनेरियोज़ में जो अटैकर होता है वो मिनिमल सज़ा के बाद या तो उसको रिहा कर दिया जाता है या फिर उसकी यानी जो सर्वाइवर है उसकी कोई सुनवाई होती ही नहीं है। 2016 से ये केस चला और आज 2019 में इसका फैसला आया है। हम बहुत खुशी के साथ आपके साथ ये शेयर करते हैं, और सबसे बढ़कर इसकी हिम्मत ने कि 14 साल इस अटैकर को हुई है, इसके अलावा 5 लाख रुपए का जुर्माना। ऐसी मिसालें हमारे लीगल सिस्टम में होना बहुत ज़रूरी हैं। अब ये जो रहा है, जहां हम बात करते हैं कि क्यों कर मुमकिन हुआ, किस तरह से हम ये देख पाते हैं कि जो ये सफ़र था, लीगल सफ़र था, वो आगे किस तरह बढ़ा। इसके लिए आज हमारे साथ मौजूद है मुसर्रत मिसबा साहिबा, जो कि स्माइल अगेन फाउंडेशन की फ़ाउंडर भी हैं, और ऐसी तमाम बच्चियां जो खुदा न खास्ता इस तरह के वाक़यात से गुज़रती हैं, उनमें दोबारा से हिम्मत पैदा करना, उनको दोबारा से हौसला देना, उसमें भी ये और इनकी टीम मसरूफ़ रहती है। अस्सलाम वालेकुम मुसर्रत आपा, सबसे पहले मेरी और मेरी टीम की तरफ से इंटरनेशनल वुमेंस डे की आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। सबसे पूछना चाहेंगे, ये जो खुशी का दिन है, आप इसमें मुबारकबाद की भी मुस्तहिक हैं, लेकिन आज हम एग्जैक्टली जब सना नाज की इस जर्नी को, इस विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? सिद्रा, आज हमारे लिए इसलिए बहुत खुशी का दिन है कि सना नाज, जो कि हमारी एसिड बर्न विक्टिम्स थी, 2016 में उसके साथ ये हादसा पेश आया और 2019 में उसका जो फैसला था वो उसके हक़ में आया, और परपिट्रेटर को 14 साल की सज़ा और उसके अलावा 5 लाख रुपए की कंपनसेशन जो है वो सना नाज को दी गई है। बेशक ये अमाउंट कुछ कम है,
बेशक इससे इसकी ज़िंदगी तो नहीं चलेगी, लेकिन एक डिटरेंट कायम करने की बात है कि जहाँ इनकी सज़ाएँ यकीनी होंगी वहाँ पे ये जराइम कम भी होने शुरू हो जाएंगे। और जराइम को कम करने के लिए जाहिर है कि लीगल जो सपोर्ट सिस्टम है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अनफॉर्चुनेटली जब इनकी FIRs वगैरह काटी जाती हैं तो वो बहुत कमज़ोर होती हैं और लीगल पैराए में काम करने वाले लोगों को ज़रा मुश्किल होती है जब तक उनको ये ना पता चले कि सेक्शंस क्या हैं, यानी कि दफ़ा 336B हमारे पाकिस्तान पीनल कोड के हवाले से, या जैसे सना की केस में हमें 324 सेक्शन 34 जो था उसको भी लागू कराया गया ताकि सज़ा जो है वो यकीनी हो। और उसके लिए मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने जज साहब के भी, वो लीगल इदारा जो कि सना को हेल्प करता रहा। एंड ऑफ कोर्स इस वक्त सना ना सिर्फ एक खुद मुख्तार खातून है क्योंकि वो रिहैबिलिटेट भी हो गई हैं, उन्होंने अपना कोर्स भी मुकम्मल कर लिया है और वो अपने पाँव पे खड़ी भी है। इस ट्रॉमा से बाहर निकलना बहुत अहम होता है। मुसरत आपा बहुत बहुत इस पर रोशनी डालने के लिए, लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि हिम्मत के साथ आगे बढ़ते रहना ये बहुत अहम है और इस तरह की हर लीगल विक्ट्री को हमारे लिए सेलिब्रेट करना बहुत अहम है। जैसे आपने ख़ुद भी इशारा दिया कि कई ख़वातीन को, बल्कि आबादी के एक बड़े हिस्से को शायद अपने हुकूक के बारे में ही नहीं पता कि अगर ऐसी कोई रुदाद आपके साथ घटती है तो उसके बाद फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होना चाहिए, FIR किस तरह दर्ज करानी चाहिए। आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि हमने एक वक्त ऐसा भी देखा है जहाँ गैरत के नाम पे या मुख्तलिफ और सिचुएशंस की वजह से ऐसे एसिड अटैक्स में राइज आ रहा था, बहुत ज़्यादा तेज़ाब गर्दी के वाक़यात बढ़ रहे थे। आज आप क्या समझती हैं कि इस तरह की लीगल बैटल्स जीतने के बाद सना नाज जैसे ये अगर फैसले आते हैं ये एज अ डिटरेंट काम करता है तो क्या इसमें रोकथाम भी होगी? अब जो आगे का मैं साल देखती हूँ उसमें ये चीज़ यकीनी तौर पे बेहतर नज़र आती है कि वो ख़वातीन और वो बच्चियाँ या बच्चे जिनके ऊपर तेज़ाब या मिट्टी का तेल छिड़का जाता है वो अब शिकायत करने लग गई हैं। उनको ये आगाही आ गई है और उनको ये पता भी चल गया है कि अगर वो शिकायत करेंगी, आगाही देंगी तो यकीनन सज़ा भी मिलेगी उन लोगों के ख़िलाफ़ जो कि मज़ालिम करते हैं और जिनके लिए कि यकीनन सज़ा जो है वो इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल, बहुत बहुत सरत आपा हमारे साथ यहाँ मौजूद होने का, आपकी और आपकी पूरी टीम की कमिटमेंट एसिड बर्न विक्टिम्स एंड बर्न विक्टिम्स इन जनरल के साथ हमेशा रहती है। हमें उम्मीद यही है कि जब लोग शिकायत करना शुरू करेंगे, और जैसे एक बहुत ही दाना कॉल भी यही है ना कि अगर आप जुल्म के ख़िलाफ़ जितनी देर से आवाज़ उठाएंगे कुर्बानी उतनी ही बड़ी देनी पड़ेगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और आपको ये भी दिखाएंगे कि और भी ऐसे लोग हैं जो ज़िंदगी में मुख्तलिफ अदवार से गुजरते हैं। कभी कभार अपना घर, अपनी धरती को छोड़ के कहीं और आना पड़ता है और ज़िंदगी को रीस्टार्ट करने के लिए ख़वातीन किस तरह अज़्म और हौसले का मुज़ाहरा करती हैं, इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सो स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और एक दफ़ा फिर ख़वातीन का आलमी दिन जिस तरह हम मना रहे हैं तो एक ऐसे तबके की बात करते हैं जो हमारे सामने तो है लेकिन फिर भी आंखों से ओझल है। कभी कभार ज़िंदगी के सर्कमस्टांसेस आपके लिए एक ऐसा उतार चढ़ाव लेकर आते हैं जब आपको अपनी तमाम तर सलाहियतों और तमाम तर हिम्मत को एक दफ़ा फिर अप्लाई करना पड़ता है। ज़रा इमेजिन कीजिए एक ऐसी लाइफ सिचुएशन जहाँ आपको अपना घर बार, अपना मोहल्ला, अपना कस्बा, अपना वतन छोड़ के कहीं और जाना पड़े। ये कहानी है ऐसे बहुत सारे लोगों की जो अगर एक अंदाजे के मुताबिक कहा जाए तो कराची की तकरीबन 1/3 आबादी रेफ्यूजीज पे मुश्तमिल है। ये अफ़गानिस्तान से आए हैं, रोहिंग्याज हैं, सुडानीज़ हैं, यमनीज़ हैं, और ऑफ कोर्स इनका भी हक है कि इनके पास एक डिग्निफाइड वे ऑफ लाइफ हो। सबसे बढ़कर ये कि अभी हाल ही में आपने देखा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ऐसे ही रेफ्यूजीज़ के लिए, अफ़गान रेफ्यूजीज़ के लिए कहा कि अब वो पाकिस्तान में बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही वल्नरेबल हैं।
हमने हाल ही में देखा कि एक बहुत ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया गया, और अगर आप ज्वेलरी की मद्दाह हैं, आपको अच्छी हैंडमेड ज्वेलरी पसंद है, तो आज आपके लिए खुशखबरी है कि 8 मार्च को हुमा अदनान एंड फंकेशिया इज़ गोइंग टू डिस्प्ले ब्यूटिफुल ज्वेलरी जो कि एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है फंकेशिया आउटलेट्स पे। और इसकी ख़ास बात यह है कि हर ये जो ज्वेलरी पीस है जिसमें बैंगल्स शामिल हैं, नेकलेसेस शामिल हैं, इसको बनाया है किसी एक रेफ्यूजी खातून ने। तो आप इमेजिन कीजिए कि एक ऐसा वल्नरेबल तबका जिसके पास खाने को खाना नहीं है, पैसा नहीं है, सर छुपाने के लिए ठिकाना नहीं है, उनको ट्रेन करना और उनके पास ये सहूलतें होना कि उनके पास एक डिग्निफाइड रोज़गार आ सके, एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल उनको मिल सके। तो ये ख़ास रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान में कराची में डिस्प्ले किया गया ये ज्वेलरी जो कि इन ख़वातीन ने बनाया है, और आज यानी 8 मार्च से ये अवेलेबल होगा फंकेशिया स्टोर्स पे। आई थिंक kudos to Huma Adnan and her team for this initiative. Let's take a look at this report. ये रिपोर्ट आपने देखी, कराची में हुआ था ये फैशन प्रेजेंटेशन जिसमें इस खूबसूरत ज्वेलरी को डिस्प्ले किया गया। अगर आप इस अच्छी सी ज्वेलरी पे यू वांट टू बाय इट, इट्स अ ज्वेलरी विद अ कॉज। सो ये क्राफ्ट स्टोरीज बाय हुमा अदनान इन कोलैबोरेशन विद यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज़ के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया गया। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। अब वक्त हुआ है मिलो पाकिस्तान से। जिस तरह के हम आपको बार बार कहते हैं कि 52% आबादी जो पाकिस्तान की है वो ख़वातीन पे मुहित है, और ये ख़वातीन ख्वाब देखती हैं और उन ख्वाबों को पूरे जज्बे और लगन के साथ हकीकत भी बनाना जानती हैं। हम हमेशा आपकी मुलाकात कराते हैं ख़वातीन एथलीट से, क्योंकि हमारा एक माइंड सेट भी है। हमने कुछ पाबंदियाँ अपने आप पर ख़ुद खामख़ा लगाई हुई हैं। हम समझते हैं कि ख़वातीन को खेल कूद के मैदान से दूर रहना चाहिए, लेकिन हमारे ही दरमियान ऐसी हौसलामंद लड़कियां और ख़वातीन मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तान के परचम को सरबुलंद किया। मिलो पाकिस्तान से कि इस सफ़र में आपने ऐसी बहुत सारी विमेन प्लेयर्स एंड एथलीट से मुलाकात की। आज हमने सोचा कि वंस अगेन पेइंग देम अ ट्रिब्यूट, आपको एक दफ़ा फिर दिखाते हैं कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पे कौन कौन सी ज़बरदस्त एथलीट्स आई थी और उनके क्या ख्वाब हैं, उनके क्या पैशंस है और क्या लगन है जिसके साथ वो अपने इस गोल और इस एम की तरफ बढ़ रही हैं। लेट्स टेक अ लुक। मिलो पाकिस्तान से कि इस सफ़र में आपकी एक दफ़ा फिर मुलाकात कराई इन ज़बरदस्त वुमेन एथलीट्स एंड प्लेयर्स से। इनके जीते हुए मेडल सिर्फ इनकी अपनी काविश या अपनी अचीवमेंट नहीं है, बल्कि ये हमारा कौमी असासा है। इसी के साथ बढ़ते हैं हम एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आपकी कॉल्स भी लेंगे, ट्वीट्स भी शामिल करेंगे। द हैशटैग फॉर टुडे इज़ ऑफ कोर्स बेटर फॉर बैलेंस। हर चीज़ तवाज़ुन में अच्छी लगती है और इस तवाज़ुन को कायम कीजिए अपने घरों में भी, अपने वर्क एनवायरनमेंट्स में भी। और अब आपकी मुलाकात कराएंगे इस प्रोग्राम में ऐसी ही ख़वातीन से जिन्होंने इस स्ट्रगल में, बल्कि अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ ज़ावियों में इसी बैलेंस को अचीव करने के लिए क्या कुछ किया है। उनकी ही ज़बानी सुनेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और आज इंटरनेशनल वुमेंस डे की मुनासबत से हमने जो पैनलिस्ट इनवाइट किए हैं, दे आर डाइवर्स इन देयर बैकग्राउंड्स, बट वन थिंग दैट दे हैव इन कॉमन इज़ देयर कंपैशन एंड देयर कमिटमेंट। मैं इनके बारे में ये कहूँगी कि इन ख़वातीन ने दे हैव प्रूव्ड देयर मेटल इन देयर चोजन फील्ड्स एंड दे हैव बिन पायनियर्स इन व्हाट दे हैव चोजन टू डू। सबसे पहले आपकी मुलाकात कराते हैं द वन एंड ओनली शाहीन सलाहुद्दीन साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम। यू वन ऑफ द पायनियरिंग नेम्स व्हेन इट कम्स टू जर्नलिज्म इन पाकिस्तान। पाकिस्तान स्टेट टेलीविज़न के साथ आपने शुरुआत की, और आज जब हम ये बात कहते हैं कि जी पाकिस्तानी मीडिया एक तो बड़े वक़ार के साथ जो इस वक्त करंट अफेयर्स का पूरा सिनारियो हुआ उसको लेके चला है, उसकी बुनियाद, उसकी फाउंडेशन में जिन लोगों ने बहुत मेहनत की उनमें इनका शुमार होता है। पहला पाकिस्तानी प्राइवेट चैनल, न्यूज़ चैनल जब आया था तो शी वॉज़ द वन हेडिंग न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स। और आज कभी कभार मैं सोचती हूँ कि शायद हम थोड़े से रिग्रेसिव हो गए हैं, क्योंकि आज इतने सारे प्राइवेट चैनल्स हैं और ख़वातीन न्यूज़ पढ़ तो रही हैं, लेकिन वो जो कंट्रोल एंड एडिटोरियल है
उसमें ख़वातीन का हिस्सा नहीं है. So शाहीन साहबा, thank you very much for being here on the show. We see you very little in Karachi in Pakistan now, but we hope that you'll be able to spend more time. My pleasure and my honor to be in your show. Thank you so much. और आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं the one and only. अगर आप सोशल मीडिया पे हैं और अगर आप फेसबुक पे हैं और अगर आप खातून हैं और वो भी पाकिस्तान में, तो आपने ज़रूर इनके ग्रुप का नाम सुना होगा. हम बात कर रहे हैं जी सोल सिस्टर्स पाकिस्तान की, और ये वाकई एक रूहानियत का, एक मोहब्बत का, एक भाईचारे वाली कम्युनिटी है, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए, मिलेनियल्स के लिए, और उन्होंने पूरी दुनिया में धूम मचाई. आपको ये बताते चलें कि 70 मिलियन से ज़्यादा ग्रुप्स फेसबुक पे हैं, लेकिन जब फेसबुक ने इसका जायज़ा लिया कि सबसे ज़्यादा जी ये पेजेस के बजाय, इवेंट्स के बजाय जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है लोगों का वो ग्रुप्स का आ रहा है, जो कि सेफ़ प्लेसेस बन जाती हैं उनके दिल की बात कहने के लिए, तो उन्होंने फिर कहा कि अच्छा जी, जो ग्रुप का फाउंडर है वो तो ऑटोमेटिकली एक लीडरशिप पोजीशन में चला जाता है, आइए ज़रा उनसे भी एक क्लोज रब्ता रखते हैं. तो उन्होंने जी एक एप्लीकेशन, एक प्रोग्राम शुरू किया जिसमें फेसबुक खुद 1 साल तक इन कम्युनिटी लीडर्स, इन ग्रुप लीडर्स के साथ इंटरैक्ट करेगा, और बहुत सारी एप्लीकेशंस गई होंगी और उसमें से चूज़ किए गए 150 ग्रुप ओनर्स, ग्रुप डायरेक्टर्स ऑफ फेसबुक, और उसमें हमें बहुत खुशी है कि सोल सिस्टर्स पाकिस्तान भी सिलेक्ट हुआ, एंड द फाउंडर ऑफ कोर्स इज कंवल अहमद, एंड वी हैव हर राइट हियर विद अस. अस्सलाम वालेकुम कंवल. वालेकुम सलाम. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी टुडे. बहुत बहुत मुबारक, आपने पाकिस्तान का, हम सब का नाम रोशन किया. और जिस तरह के आई वाज वाचिंग, बिकॉज आई एम अ पार्ट ऑफ योर ग्रुप एज वेल, लोग कहते हैं कि जी फेसबुक ग्रुप ही तो है, इतना सीरियस क्यों लिया हुआ है, बट एनीवेयर व्हिच कुड बी मीनिंगफुल इंटरेक्शन हैज़ द एबिलिटी टू मेक अ मार्क. आपने सोचा था ये इतना बड़ा हो जाएगा जब आपने ये ख्वाब देखा, या कैसे शुरुआत की थी कंवल? इट वॉज़ नॉट इन माई वाइल्डेस्ट ड्रीम्स कि ये कोई बहुत बड़ी चीज़ बनेगी. मैं तो ऐसे ही, मैंने तो कम्युनिटी खोली थी अपनी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के लिए, जहाँ हम एक दूसरे से बातचीत कर सकें, सवाल जवाब पूछ सकें, कोई कोई इशू हो तो हम किसी थर्ड पर्सन से पूछ सकें, अपनी फ्रेंड्स और फैमिली इमीडिएट सर्कल के अलावा. क्योंकि वही बात होती है ना कि जो लोग आपको नहीं जानते उनकी आपके अगेंस्ट कोई बायस नहीं होता और कोई प्रीकंसीव नोशन भी नहीं होता. वो जब आपको एडवाइस देंगे तो वो दे विल गिव यू एडवाइस फ्री ऑफ बायसेस, एक न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट. एब्सोल्युटली. तो उसका जो एक मिशन था ग्रुप का वो ये था. इट वाज नेवर इन माय वाइल्डेस्ट ड्रीम्स कि ये एक मूवमेंट बन जाएगी, एक इंस्पिरेशन बन जाएगी, एक ऐसी चीज़ बन जाएगी जो इतना रैपिडली ग्रो होगी. अच्छा, जो आप कर पाए वो था बैलेंस फॉर बेटर, और यही थीम है इस दफ़ा इंटरनेशनल वुमेंस डे की भी. Another person we have who's committed her entire life to making sure that this balance comes, especially for Pakistani women, is also here with us. हमें बहुत खुशी है कि हमारे इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रही हैं. She has been the director of gender studies at the कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी. बहुत ही credible नाम, एक बहुत ही यानी लोग अगर फेमिनिज्म को जानते हैं पाकिस्तान में तो इनके नाम से डायरेक्टली एसोसिएट करते हैं. हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फरजाना बारी. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फरजाना. अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए. मैम, सबसे पहला सवाल आपसे यही करना चाहूँगी कि इतने सालों की आपकी अपनी स्ट्रगल रही है, अच्छे बुरे वाक़यात, लीगल रिफॉर्म्स की अगर बात की जाए, इसकी बात की जाए, सबको बड़ा क्लोजली आपने फॉलो किया है. आज के पाकिस्तान के लिए, 2019 के पाकिस्तान के लिए बैलेंस फॉर बेटर की थीम, यानी तवाज़ुन में सब कुछ बेहतर है, इसके क्या मायने हैं आपकी नज़र में? देखिए, वही है कि जिस तरह आपने कहा कि अब जवानी से एक स्ट्रगल की और अब हम एक तरह से ज़िंदगी के आखिरी फ़ेज़ में दाखिल हो रहे हैं, और मैं समझती हूँ कि ये जो बैलेंस की बात है, ये स्ट्रगल अभी तक जारी है. कुछ चीज़ों में बहुत, मैं समझती हूँ, कुछ बेहतरी आई है. जैसे ख़ास तौर पे अगर हम औरतों की सियासत के अंदर शराकत और शमूलियत की बात करें तो पाकिस्तान में उसमें बहुत बेहतरी आई है. क्योंकि एक ज़माना था कि कभी 3% से ज़्यादा औरतें पार्लियामेंट में नहीं होती थी, और अब हम कम से कम पिछले 15 साल, पिछली जो 3 पार्लियामेंट हमने देखा कि 19, 20 और 22% तक औरतें जो हैं वो पार्लियामेंट में आई हैं. वहाँ कुछ बैलेंस बेहतर हुआ है. लेकिन मैं समझती हूँ बहुत सारे जो, जैसे हमारे आपको मालूम है कि 10% कोटा है औरतों का, ख़वातीन का, लेकिन हम ये देखते हैं कि जो डिसीजन मेकिंग पोजीशंस हैं ख़ास तौर पे पब्लिक सेक्टर के अंदर, तो वहाँ आपको जो हायर ग्रेड्स हैं, मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि ग्रेड 22 में अगर आज आप मुझसे पूछें तो इस वक्त 6 या शायद मैक्सिमम 7 औरतें जो हैं वो ग्रेड 22 में हैं. जबकि पाकिस्तान की जो औरतें हैं, हम देखते हैं कि लिटरेसी लेवल औरतों का बहुत कम है. 12% औरतें सिर्फ हमारी बलूचिस्तान
में जिनका जो शराय ख्वानदगी है, मगर जो हायर एजुकेशन है उसमें कोई उसमें जेंडर बैलेंस है, उसमें कोई हमें जो है ये नज़र नहीं आता, क्योंकि ये इस बात का सबूत है कि जब औरतों को कोई हम अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं तो वो बहुत आगे उस अपॉर्चुनिटीज़ को बहुत। अच्छा, अगर इसी बात को मैं आगे बढ़ाऊँ, डॉक्टर फरजाना आप हमारे साथ ही रहिएगा। शाहीन साहबा, जब मैं जैसे जिक्र कर रही थी कि जब आप करंट अफेयर्स या बतौर जर्नलिस्ट एक्टिवली काम कर रहे थे, तो एक ओफाइड नोशन तो ये है ना कि जी एक रास्ता खोल दिया, अब अच्छा नेचुरली लोग उसमें आते चले जाएंगे। जब उसमें हम कोटा सिस्टम या कोई और इंटरवेंशन करते हैं तो उसको सोशल इंजीनियरिंग का नाम दिया जाता है। आज जब आप वापस आई हैं और थोड़ा सा एक दूरी बनाने के बाद पाकिस्तानी मीडिया को देखती हैं, तो आपको लगता है कि सहाफ़त को और ख़वातीन जो सहाफ़त के शोबे में थी, हम उसमें आगे बढ़े हैं या स्टैग्नेंट हैं या शायद पीछे चले गए? आपका मुझे तो बहुत अच्छी बात लगती है कि इतनी प्यारी एंकर्स आई हैं, मेकअप वुमेन आई हैं, कैमरा वुमेन तक आ गई हैं, हर फील्ड में आई हैं। मैं कहती हूँ मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने एक न्यू चैनल खोला है, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स विद मेन एंड सोसाइटी। और पहले एक चीज़ हमारी सोसाइटी में होती थी, मैं खुद अपनी मिसाल देती हूँ, मुझे याद है एक मुझे बड़ी अच्छी जॉब एक बड़े अखबार में हुई थी, तो उसमें रात को 12 बजे घर आना था, जब तक इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट मीडिया नहीं आया था। तो एकदम से मेरे मियाँ कहने लगे कि शाहीन 12 बजे आप जब अकेली आओगी तो इट वुड लुक, मैं एक सोसाइटी में उसमें होती थी। हाँ, मैंने कहा ये तो फिर ज़्यादती हो जाएगी। हालांकि मैं खुद विलायत की पढ़ी हुई, इंग्लैंड की पढ़ी हुई, दुनिया भर से, लेकिन एक सोशल टेबू इस तरह का था। लेकिन जिस दिन से पहला चैनल प्राइवेट आया, पीटीवी ने तो बहुत काम किया, लोग ड्रामों में आए, उसमें आए, लेकिन न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स की मैं बात कर रही हूँ, तो जब प्राइवेट चैनल्स आने लगे तो आपने देखा लड़की, औरतें, खवातीन, बच्चियाँ, लड़कियाँ, ये सब आने लगी। बहुत अवेयर हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक तरह से जंगी जुनून अगर किसी चीज़ के हवाले से है, वो ये है कि मेरा ये एम्बिशन है, और जितनी ज़्यादा तनकीद या ज़्यादा पुशबैक आता है, लोग अपनी हिम्मत और हौसले के साथ और आगे बढ़ते हैं। कवल, जैसे तनकीद का आपने भी सामना किया, इसके अलावा जो आपके ग्रुप के मेंबर्स हैं वो अक्सर आके अपनी रुदात सुनाते हैं कि लाइफ में भी ऐसे चैलेंजेस आए जिसका सोचा नहीं था। लोग उसमें पर्सनल लाइफ की भी बात करते हैं, उसमें प्रोफेशनल लाइफ की भी बात करते हैं, किसी हादसे का भी जिक्र करते हैं। आपके ख्याल में ख़वातीन को सबसे ज़्यादा क्या चीज़ हिम्मत देती है? यानी उनके इर्द गिर्द लोगों का मजबूत होना ज़रूरी है, या समथिंग इन विमेन इज़ जस्ट इनबॉर्न स्ट्रॉन्ग? सिद्रा, एक दफ़ा मैं एक लड़की से बात कर रही थी अपने ग्रुप में, उसकी बहुत ही पेनफुल थी, और उसने मुझे कहा कि लोग ये समझते हैं कि औरत को जितना ज़्यादा दबाएंगे ना वो मजलूम होती जाएगी, लेकिन एक्चुअली इट हैज़ द ऑपोजिट इफेक्ट, इट मेक्स अस स्ट्रॉन्गर, वी इमर्ज इवन स्ट्रॉन्गर। तो वो अपने आप का बता रही थी कि वो इतना ज़्यादा उसने दुख और दर्द बर्दाश्त किया, बट नाउ शी स्ट्रॉन्गर देन एवर। बट दैट डजंट मीन दैट हमें औरतों को दबाना चाहिए, दैट जस्ट मीन्स दैट you can't stop a woman, ठीक है? but at the same time what I think really matters to us is कि जो हमारे इर्द गिर्द लोग हों वो हमें अंडरस्टैंड करें, हमारे राइट्स समझें, और हमें मोहब्बत दें और अनकंडीशनल सपोर्ट दें। एक रिवायती अंदाज लोगों का सोचने का ये होता है, जैसे आज भी, कि शायद खातून को या एक लड़की को जो सबसे मेजर डिसीजन लेना है वो ये है कि इज शी गोइंग टू बी फैमिली ओरिएंटेड और इज शी गोइंग टू बी करियर ओरिएंटेड। ये सवाल मर्दों से नहीं किया जाता। शाहीन, आप क्या कहेंगी, क्या वजह है? उसकी बुनियादी वजह है कि माँ बहुत नज़दीक अपनी औलाद के होती है, और जब शादी हो रही होती है तो यकीनन, लेकिन अब आप देखिए माशाल्लाह ये माहौल आ गया है कि छोटे बच्चों को भी माँ देख लेती है, औरत देख लेती है, लड़की देख लेती है, और अगर उसमें विल एंड डिटर्मिनेशन है टू परस्यू हर एम्बिशन या परस्यू हर करियर, अब तो वक्त एक आदमी और 7 लोगों को खिलाने का नहीं रहा ना, तो अब माशरा जो है वो तब्दील हो रहा है, लेकिन फॉर बेटरमेंट हो रहा है। मैं ये कहूँगी, ये नहीं कि नेगेटिव, उसके अंदर हर्डल्स तो आएंगे, माशरे में नेगेटिविटी तो है, हमारे ही नहीं दुनिया भर के माशरे। एक अफ्रीकन प्रोवर्ब है ना कि इट इज़ नॉट a woman or just the parents who bring up a child, it is actually the entire village. तो अब हमें उस तरह सोचना पड़ेगा कि हम बतौर माशरा कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, किन चीज़ों को मायूब समझते हैं, क्या हमारे टैबूज़ हैं और किन चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। अच्छा, इसमें अभी भी कुछ ना कुछ मुनाफिकत ज़रूर मौजूद है। डॉक्टर फरजाना, आपके पास वापस आना चाहूँगी कि जो वर्किंग वुमेन माशाल्लाह अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा करियर में कर रही होती हैं, अचीवमेंट्स उनकी बहुत होती हैं, लोग उनको सराहते हैं, उनकी तारीफ़ करते हैं, उनको
एज अ रोल मॉडल लेते हैं, लेकिन फिर भी अपने घर में जो ख़वातीन होती हैं उनसे कहते हैं इतना ज़्यादा इंस्पायर होने की ज़रूरत नहीं कि बिल्कुल ही इनकी रविश पे चले जाओ। तो ये जो एक स्टेप आगे एक स्टेप पीछे वाली हमारी पहलदूज है, ये कब ख़त्म होगी आपके ख्याल? देखिए, यही बहुत बड़ा मैं समझती हूँ कि रुकावट है हमारे समाज को आगे तरक्की के मैदान में आगे ले जाने के लिए, क्योंकि ये जो तकसीम कार का नज़रिया है कि औरतों ने माएँ सिर्फ बनना है या उनका काम घर के अंदर चादर और चारदीवारी के बीच में है और मर्द ने घर से बाहर जो है वो कुंबे की कफ़ालत करनी है, जबकि औरतें उस कफ़ालत में बराबर की शरीक हैं। आप देखें हमारे देही इलाकों में भी और शहरों में भी हर औरत, मैं समझती हूँ कि सिवाय अगर अशराफिया के तबके की बात हम छोड़ दें तो औरतें जो हैं वो काम कर रही हैं। मगर हमारे यहाँ जो मैस्कुलिनिटी के जो तसव्वुरात हैं, कि मर्दानगी के जो तसव्वुरात हैं वो नहीं बदल रहे हैं। मैं समझती हूँ कि एक बच्चों की जो एक बैलेंस्ड अगर हमने अपब्रिंगिंग करनी है तो उसके अंदर बाप का भी उतना ही कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, बच्चों के साथ उसको भी उसी तरह वक्त गुजारना चाहिए जैसे कि माएँ गुजारती हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि जब तक जो मर्दानगी के तसव्वुरात हम नहीं बदलेंगे, अगर एक आदमी औरत भी काम करके आती है और आदमी भी काम करके आ रहा है, तो अगर घर में जो पहले आ जाता है, अगर आदमी आता है वो खाना बना लेता है या वो बर्तन धो लेता है या वो घर का और कोई काम कर लेता है, तो उसके अंदर उसका वो कोई छोटा नहीं हो जाता, या जो हमारे यहाँ कहा जाता है कि वो रन मरीद हो गया। तो ये जो मर्दानगी के, मैं समझती हूँ मैस्कुलिनिटी के जो अल्टरनेटिव इमेजेस हैं, ये हमें अपनी नौजवान नस्ल के अंदर जो है कि अच्छा आदमी वो है। आप सही कहिए डॉक्टर फरजाना, आपकी बात को इस तरह आगे लेके चलूंगी कि जो कंपैशन है वो समहाउ हम आदमियों में ख़त्म कर देते हैं और उसको हम समझते हैं कि इट इज़ इन कॉन्फ्लिक्ट विद मैस्कुलिनिटी। यानी आप क्या कहेंगे शाहीन कि अगर किसी को काइंड दिखाया जाए या दूसरे की बात का है तो माशरा हमेशा ताना देता है कि ये आदमी तो दब गया, यानी वही जो इन्होंने जिक्र किया अभी। वो सही कह रही हैं। एक्चुअली हुआ ये कि पहले हमारे माशरे में ये होता था कि औरत जितना काम करती थी, गाँवों की मिसाल ने खाना पहुँचा रही है, खेतों में काम कर रही है, इस काम को रिकग्निशन नहीं थी, इस काम को काम ही नहीं समझा गया। इस काम को तो ये समझा गया कि ये उसका फर्ज है, ये काम है, ये लेबर है, ये मजदूरी है, ये मेहनत है, ये चला रही है। अब इस चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता मेरा ख्याल है वो शहरों में कम से कम एक हद तक तो बात बढ़ी है, पढ़े लिखे तबके में आप कह लें या अशराफिया में कह लें या नहीं आम मेहनती तबके में कह लें, बच्चे बच्चियां जो निकल रहे हैं, काम कर रहे हैं, कि उनको पता है दोनों को मेहनत करनी है। अब बहुत से घरों में मैंने ये भी देखा, मैं सिर्फ एक अशराफिया की नहीं बात कर रही, कि मेहनत दोनों करने को, एक खाना बाजार से सौदा लाने को भी तैयार है और दूसरा जो है वो पकाने को भी तैयार है। लेकिन इसमें मसला ये है ना कि खवातीन की तो दोहरी मुशक्कत है। अगर वो बाय चॉइस अगर वो बाहर निकलती है और काम करती है तो लोग उसको कहते हैं इसका ये मतलब नहीं कि घर के कामों से तुम्हें छुट्टी मिल गई है, बाहर ऑफिस में 5 घंटे काम करो, वापस आओ, गरम गरम रोटी तुम नहीं बनानी है। बिल्कुल ये एक इशू है। इसके अलावा 2-3 बड़े अहम सवालात हैं जी। खवातीन को आज के ज़माने में भी, अभी आपने देखा मिलो पाकिस्तान में हैवी वेट लिफ्टिंग से लेके ज़बरदस्त वर्ल्ड क्लास एथलीट्स तक, चाहे कराटे हो चाहे बैडमिंटन हो, खवातीन आर डूइंग वेल। लेकिन इसके बावजूद हम उनको एक टाइटल देते हैं सिन्फ़े नाजुक। ये किस हद तक आज 2019 में एप्लीकेबल है, इस पे बात करेंगे। और दूसरा एक बड़ी मज़ेदार ट्वीट हमारे पास आई है कि मर्द जी इस सारे मामले में ऐसे ही बदनाम है, औरत की सबसे बड़ी दुश्मन खुद औरत ही होती है। ये कितना सही है गलत, हम अपने पैनल से पूछेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। होती है तो इसी तरह से औरतों के बीच में होती है। आई थिंक इसको बहुत ड्रामेटाइज किया गया है, औरत की दुश्मन है। ऐसे बहुत से घर हैं जहां औरतें एक दूसरे की बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं और सास बहू के बीच में भी दोस्तियां हैं। आप मेरे ग्रुप पे भी देखेंगी बहुत से ऐसे लोग पिक्चर्स शेयर करते हैं कि मैं और मेरी नंद हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, या मैंने ही उनको, मेरी बेस्ट फ्रेंड थी उनकी मैंने अपने भाई से शादी करवा दी बिकॉज आई नेवर वांटेड टू लूज हर। पछता रही हूँ। नहीं बिल्कुल भी नहीं। आई फील लाइक यू नो कभी कभार ऐसे होता है कि हम लोग जो चीज़ टेलीविज़न पे देखते हैं या जो चीज़ हम ड्रामों में देखते हैं,
हम फिर उसको बिलीव करना शुरू कर देते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली ड्रामों में तो खैर बहुत ही नेगेटिव रोल्स औरतें अक्सर प्ले करती हैं भी होता है, लेकिन जैसे एक मिसाल दी जाती है, एक उर्दू का मुहावरा है जी, एक अनार 100 बीमार। अक्सर हमारी कहानियों में भी आप देखें, प्लॉट्स ये देखें, और ये जिन साहब ने मैसेज भी किया है, ट्वीट भी किया है, मुझे लगता है ये मर्दों को भी अच्छा लगता है कि वो सेंटर ऑफ अटेंशन है, उनकी अम्मी, उनकी बहनें, उनकी वाइफ उनके ऊपर लड़ रही हैं। ये ट्रायंगुलेशंस क्रिएट करते हैं आदमी भी। शाइन, आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल है आदमियों में भी बहुत होती है ये। हम लोग ये एग्जैजरेट हुआ नहीं है, ये हमारे अफसानों में पुराने या कहानियों में कम लिखा गया। मर्दों में भी बहुत, ऑफिस में देख लें कितनी जेलसीज होती हैं, भाइयों भाइयों में कितनी रंजिशें होती हैं, ज़मीनों के पीछे, पैसे के पीछे, जन जर ज़मीन कहते हैं। तो लेकिन एक बन गया, क्लीशे बन गया, एक बात बन गई, एक चीज़ समझ ली कि नहीं, औरत ही औरत की होती है। हम कल ही बात कर रहे थे, वी हैड मुफ्ती नूर रहमानी भाई, और उनसे हमने कहा कि हम गीबत पे बात कर रहे थे। उन्होंने कहा जी गॉसिप को पता नहीं क्यों सिर्फ खवातीन से एसोसिएट कर दिया। उन्होंने कहा देखें, खवातीन गॉसिप करती हैं और मर्द हजरात जो होते हैं ना, वो इंटरनेशनल फोरम ऑफ गॉसिप करते हैं। उसका स्केल बहुत बड़ा होता है, इसलिए हम बात नहीं करते इस बारे में। लेकिन डॉक्टर फरजाना की तरफ आना चाहूँगी। डॉक्टर फरजाना, आप क्या कहेंगी? डू यू अग्री विद दिस नोशन, या ये बहुत ही एग्जैजरेटेड है, हकीकत से बहुत दूर है कि खवातीन ही खवातीन की दुश्मन होती? नहीं, मुझे लगता है इतनी हकीकत से दूर नहीं है जो आपने बात की, क्योंकि मर्द जो है वो औरत की ज़िंदगी में क्योंकि वो एक तरह से रिसोर्स है, तो हम ये देखते हैं कि उन घरानों में जहाँ पे औरत माशी तौर पे ख़ुद मुख्तियार है, वहाँ सास बहू के झगड़े कम होते हैं उस बनिस्बतन उन घरानों के जहाँ पे ज़ाहिर है कि अगर आदमी जो है वो कमाने वाला है तो बीवी का भी होता है कि अगर मेरे करीब होगा तो मुझे उससे ज़्यादा मेरी बात मानेगा और अपने रिसोर्सेज मेरे पे खर्च करेगा, और माँ का ख्याल होता है कि अगर बेटा बहू के ज़्यादा करीब हो गया। देखिए, ये बुनियादी तौर पे एक पिदरसरी सोच है। देखिए, पैट्रियार्की जो है वो सिर्फ मर्दों का फिनोमेना नहीं है कि मर्द जो है वो पिदरसरी सोच रखते हैं। वो ख़वातीन जिनके अंदर फेमिनिस्ट कॉन्शियसनेस नहीं है, या जो सिनफी तौर पे बाशऊर नहीं होती हैं और वो माशी तौर पे भी बेख्तियार हों, तो फिर उनके अंदर इस तरह के मनफी जो कम्पेटिटिवनेस है वो ज़्यादा पैदा होती है। और क्योंकि हमने अपनी ख़वातीन को माशी तौर पे मर्दों के ऊपर जो है वो उनकी डिपेंडेंस होती है, तो मर्द को फिर हर औरत जो है वो बहन है या बीवी है या माँ है, वो अपनी तरफ खींचना चाहती है। अच्छा, क्योंकि आपके ऊपर एक स्टडी है, तज्जिया है, डॉक्टर फरजाना, आपसे जानना चाहूँगी कि बिलखुसूस अगर पाकिस्तानी माशरे की बात की जाए तो पूरी दुनिया में तो एंथ्रोपोलॉजी की स्टडीज़ ये कहती हैं कि हर आने वाली नस्ल अपने आप को गुज़श्ता नस्ल से ज़्यादा एम्पावर्ड फील करती है, या आप कहेंगी कि पाकिस्तान के केस में यही है कि जी नानी पे जुल्म होता था तो माँ पे जुल्म हुआ, फिर माँ के जुल्म के बाद बेटी पे भी वही रविश चलती रही, या आप समझती हैं कि हर आने वाली नस्ल पाकिस्तान में भी अपने हुकूक, अपने फ़राइज़, अपनी पावर को समझने लगी है? देखिए, जब हम नस्ल की बात करते हैं तो मेरा ख्याल है हमें तबकाती जो हवाला है उसको हम नहीं भूल सकते। मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान में तबकाती हवाले से जो अपर मिडिल क्लास या दरमियाने तबके की औरत है, उनकी बच्चियाँ तो मैं समझती हूँ आगे गई हैं। मिसाल के तौर पे हमारे ज़माने में हमारे माँ बाप कहते थे कि सिर्फ अगर आपको कोई प्रोफेशन अपनाना है तो आप टीचर बन जाए या डॉक्टर बन जाए। अब उसी तबके के अंदर पूरी एक अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप और लड़कियाँ कहीं भी किसी भी मैदान में जा सकती हैं। लेकिन जो पाकिस्तान में मेहनत कश तबके की औरत है, मैं समझती हूँ कि उसके जो हालात ज़िंदगी हैं वो पहले से बहुत पीछे गए हैं, क्योंकि देही इलाकों के अंदर गुर्बत बड़ी है। रियासत की जो जिम्मेदारियाँ हैं कि जो आप देखें सोशल सर्विसेज, तालीम का हक़ है या सेहत का हवाले से जो सर्विसेज हैं वो उस इलाकों तक पहुँचाना, साफ़ पीने का पानी, ये सारी क्योंकि हमारी जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स रही हैं उन्होंने क्योंकि अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की हैं, तो मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान के मेहनत कश तबके की औरत या देही दूर दराज इलाके की औरत, इसको आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि मेहनत कश तबके में तमाम ही मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स भी आ जाते हैं। शाहीन साहबा, तो एक तरह से हम भी इसी तबके में हैं। एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना पड़ रहा है, ब्रेक के बाद वापस आए पूछेंगे कि कई ख़वातीन प्रोफेशनल्स ये मुआवजा ज़रूर करती हैं कि जब हम काम कर रहे थे कुछ चीज़ें गिवन थी, शायद आज आज़ादी ज़्यादा है लेकिन उस वक्त सोचें ज़्यादा खुले जहन की थी। क्या हमारे जहन विद टाइम ज़्यादा बंद हुए हैं? इस पे बात करेंगे जी एक छोटे से ब्रेक के बाद।
एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। जब हम बात कर रहे हैं ख़वातीन की तो थोड़ा ज़रा ओढ़ने पहनने के अंदाज़ पे भी बात कर ली जाए। कई लोगों को लगता है कि एक ख़ास कोड को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है और ये कई दफ़ा हमारे यहाँ एक तरह से बहस में आता भी है, लेकिन हम उससे कतराते भी हैं इस सब्जेक्ट से। हाल ही में हमने देखा कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने ख़वातीन स्टूडेंट्स के लिए ड्रेस कोड का अनाउंसमेंट किया कि जी जीन्स पहनना अलाउड नहीं होगा, सर को कवर करना ज़रूरी है। अब उसकी थोड़ी सी हम उसको समझना चाह रहे हैं कि इस पे बतौर ख़वातीन हमारा माशरा किस तरह रिस्पॉन्ड कर रहा है। माशरे में ऑफ कोर्स कुछ ईवल्स भी मौजूद हैं जिससे हर खातून चाहेगी कि वो उनसे महफूज रहे। तो क्या वाकई उसको वो जो तहफ़्फ़ुज़ का एहसास है एक ख़ास ओढ़ने पहनने के अंदाज से मिलता है, या हमारे यहाँ ओवरऑल माशरे की सोच में, लोगों के नज़र में उसमें तब्दीली आनी चाहिए, और क्या ये उसके लिए इस इक़दाम का कुछ असर हो रहा है या नहीं? शाहीन साहिबा, अगर आपकी तरफ आऊँ, हैविंग अ ड्रेस कोड फॉर women students, do you think that's a great idea? No, I don't think. ड्रेस कोड का कोई सवाल ही नहीं है। जो भी जिस तरह आते रहे बच्चे यूनिवर्सिटी, आप ही यूनिवर्सिटीज़ में हैं, मैं दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ में गई हूँ, पढ़ा है, यहाँ भी बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत से स्कूल्स कॉलेजेस में। कहने का मकसद ये कि कभी ड्रेस कोड उस तरह नहीं था जो स्कूल यूनिफॉर्म बच्चियों का होता था। वो स्कूल डिसेंसी की बात की जाती थी कि खुले चप्पलें पहन कर नहीं आना, भाई क्लोज शूज होने चाहिए, साफ सुथरे क्लोज शूज हो। जब बच्चे होते हैं आप तो अच्छे साफ सुथरे सॉक्स हों, जूते हों, फ्रॉक्स हों, जो भी थे। फिर आया कि जी दुपट्टा हमारे वी वाले होते थे कॉन्वेंट स्कूलों के जो भी थे, उर्दू स्कूल में जो कहलाते थे गवर्नमेंट स्कूल, वहाँ पर भी यही सिस्टम था। आप यूनिवर्सिटी की बात करें जहाँ इंटेलेक्चुअल लेवल जो नर्सरीज हैं फॉर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, आप अगर वहाँ पे एक नाजुक जिसे आप कहते हैं ख़वातीन के लिए कोड कर रहे हैं और मर्दों के लिए नहीं, आई थिंक दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। घर से जब वो निकलती है बच्ची तो उसके घर का जो माहौल होता है, जो उसके माँ बाप चाहते हैं वो पहने, जो वो खुद चाहती है वो पहने, जिसमें वो कंफर्टेबल है अपने घर के एनवायरनमेंट में, या वो खुद समझती है कि मुझे बाहर ये पहनना है, वो पहन के निकले। इसके पीछे सोच क्या होती है? यानी अगर कोई यूनिवर्सिटी ऐसा कदम उठा रही है तो मुझे जो इसमें अपेरेंट चीज़ एकदम नज़र आती है, इट्स द ट्रस्ट डेफिसिट। यानी आपने एक तरह से ब्लेम किया अपनी ख़वातीन स्टूडेंट्स को कि शायद इनका ख़ास पहनावा, या अगर ये वेस्टर्न अटायर में आती हैं, अगर ये जीन्स पहनती हैं, अगर ये अपने सर को कवर नहीं करती, तो ये सोर्स ऑफ ईविल हैं। हमें इस सोच से प्रॉब्लम होनी चाहिए जहाँ एक जैसे हम अक्सर कहते हैं कि खुदा ना खास्ता अगर ख़वातीन को या बच्चों को हरासा किया जाता है तो बग़ैर उनकी सिचुएशन सुने आप उन्हीं को कहते हैं ज़रूर तुमने कुछ किया होगा तभी तो ऐसा हुआ है। ये सोच कब ख़त्म होगी कवल? सिद्रा, आई डोंट नो एक्चुअली, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो औरत के सर पे इस तरह की डिस्क्रिमिनेटरी लॉज से पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी औरत के ऊपर रख दी जाती है। एंड आई डोंट थिंक दैट्स फेयर, क्योंकि इट्स रियली सैड, लेकिन जो बच्चियां डाइपर्स में होती हैं उनके साथ भी जुल्म हो चुका है। सो रियली कैन वी रियली ब्लेम समबडीज क्लोथ्स और देयर एज और द वे दे लुक for instances that happen? वहाँ बैठी तुम क्यों थी, तुम उस बस में क्यों थी? बिल्कुल भी नहीं। victim blaming is actually a big evil. Absolutely. And I think सही तरह की इंफॉर्मेशन से, जिस तरह से आपने आज इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात की, जो लोग मीडिया में हैं या जो लोग who have the power to influence, they should be talking about it. अच्छा, एक और चीज़ जिसमें मैं बात करना चाहूँगी, आपकी बात में इजाफा कर दूं, जिन लोगों ने ये कोड बनाया है ना, उनकी अपनी जहनियत है, यह काफी है उनकी जहनियत की कि उनके दिमाग में क्या है बच्चियों के बारे में सोच, एंड आई थिंक उनकी सोच को बदला जाए, उनको उन ओहदों से अलग किया जाए, या ऐसे लोगों को फाइज किया जाए जिनकी सोच में कुछ पढ़ा लिखापन, कुछ बैलेंस, आप बैलेंस की बात जहाँ आप बात करें कि एक विजन होना चाहिए और जिंदगी को देखने का अंदाज। यानी आज तक आप अपनी खुशी दूसरे की हेमलाइन में अगर तलाश कर रहे हैं तो फिर दैट्स अ वेरी सैड वे ऑफ बीइंग। डॉक्टर फरजाना, आपकी तरफ आना चाहूंगी। आई नो दिस सब्जेक्ट इज वेरी क्लोज टू योर हार्ट, बट मूविंग अ स्टेप फर्दर, आप ये बताइएगा कि खवातीन को एक और तरीके से जो गुलाम बनाया गया, हमारी जहनियत को गुलाम किया गया है, इज वाया द ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, कि ये चीज़ खूबसूरत है और ये नहीं, अगर तुम दुबली नहीं हो तो तुम खूबसूरत नहीं हो, अगर तुम्हारा रंग गोरा नहीं है तो तुम खूबसूरत नहीं हो। यानी आपकी तमाम तर सलाहियतें, आपकी ज़िंदगी का जो एम्बिशन होना चाहिए, उसको सिर्फ और सिर्फ बांध दिया गया कि आप कितनी जाज़िबे नज़र हैं। ये कितना अनफेयर है, इस पर ज़रा बात कीजिएगा। देखिए, ये तो बिल्कुल औरतों को जिस तरह है कि एक इंसान नहीं समझा गया है अभी तक, हम उसको एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट के तौर पे, और वो भी मर्दों की नज़र के लिए, जो मेल गेज़ है
उसके लिए वो स्टैंडर्ड सेट होते हैं और वो ज़ाहिर है कि हिस्टोरिकली हम देखते हैं कि वो तब्दील होते रहते हैं और उसके अंदर ज़ाहिर है कि जो हमारा कॉलोनियल पास्ट है, जैसे गोरा रंग जो है, ये गोरे रंग की ऑब्सेशन भी ज़ाहिर है कि वहाँ से निकल कर आई है कि जिसमें जो एक साम्राज्यत का यहाँ पे दौर दौरा रहा है कि जी गोरा रंग खूबसूरती की अलामत है, जबकि सब कॉन्टिनेंट में आप देखें कि यहाँ पे सांवला ख़ास तौर पे रंग के लोग भी थे और जो नॉर्दर्न साइड है जहाँ पे ज़ाहिर के मौसमी जो असरात हैं वो ठंड होती है, वहाँ लोगों के फेयर कॉम्प्लेक्शंस थे। तो ये जब तक हम औरत को एक सिर्फ उसको एक जिस्म के तौर पे देखेंगे और एक इंसान, मुकम्मल इंसान के तौर पे नहीं देखेंगे, तो जाहिर है कि फिर सारा जो है ये जो भी आप बात करी थी ड्रेस कोड और ये भी यही है कि जो औरत है उसको कंट्रोल करना है और वो भी मर्दों के लिए। ये नहीं आप देखें कि जैसे जीन्स है फॉर एग्जांपल, लड़के पहनते हैं तो उस पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन अगर लड़की वही जीन पहने तो उसके ऊपर एतराज़ होता है। बेसिकली ये भी एक बात है कि जो आप पहले बात करी थी कि देखें जो सिविल लिबर्टीज़ हैं, लोगों की कुछ पर्सनल चॉइसेस हैं। एक अडल्ट जो है उसको मैं समझती हूँ उसका माँ बाप का भी हक नहीं रहता है कि वो डिटर्मिन करे कि उसके जो ज़ाती चीज़ें हैं कि उसको क्या पहनना है, कैसे क्या खाना है, क्या उसकी प्रेफरेंसेस हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि जब तक हम औरत को एक कमोडिटी के तौर पे, एक ऑब्जेक्ट के तौर पे हमारा समाज, और जाहिर है कि वही वो पेट्रियार्कल जो माइंडसेट है। अच्छा डॉक्टर फरजाना, एक और सवाल, यहाँ आपने सिविल लिबर्टीज़ का जिक्र किया और रियासत का अपने शहरियों के साथ रिश्ता क्या है, क्या उनका कॉन्ट्रैक्ट है, ये बहुत अहम होता है। हमारे सामने यहाँ पे भी थोड़ी सी दोहरी एक सोच, एक मुनाफिकत नज़र आती है कि एक पाकिस्तानी मर्द किसी भी नेशनैलिटी की खातून से शादी कर सकता है और उसको पाकिस्तानी शहरियत मिल सकती है, क्योंकि अगर वो रिश्ता इज़्दिवाज में है तो उस खातून को ये हक हासिल होगा कि वो पाकिस्तान में रह सकती है। लेकिन शायद बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि पाकिस्तानी खातून अगर किसी गैर मुल्की से शादी करती है तो उसको पाकिस्तानी शहरियत नहीं मिलती और उसके कोई राइट्स नहीं होते। इस पे कुछ आप बात करना चाहें बिफोर वी टेक अ शॉर्ट ब्रेक? जी डॉक्टर बारी। तो पहले ये था कि बच्चों को भी नहीं मिलती थी, यानी कि पाकिस्तानी औरत के, लेकिन फिर बाद में आपको याद है मुशर्रफ के दौर में एक अमेंडमेंट हुई तो अब बच्चों को नेशनैलिटी मिल जाती है, लेकिन रियासत पनिश करती है औरत को और उसके मियाँ को कभी भी नेशनैलिटी नहीं मिलेगी। इसके ऊपर एक्चुअली हमने एक सुप्रीम कोर्ट में एक अपील भी डाली हुई है, इसके ऊपर एक पिटीशन भी है कि इसको तब्दील किया जाए। तो वही बात है कि देखें जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो यूँ लगता है कि रियासत का मर्दों के साथ है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में औरत जो है उसको निकाल दिया गया है और जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बना दिया गया। बिल्कुल सही। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये और इसी में रिफॉर्म्स की जरूरत है, ये वो जगह है जहाँ पे तब्दीली की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फरजाना बारी फॉर बीइंग हियर विद अस। एंड बिफोर वी क्लोज द शो, बहुत सारे हैं, आई वुड लाइक टू हैव योर पार्टिंग कमेंट्स ऑन दैट। आई मीन इन दिस प्लेथोरा ऑफ इश्यूज, एनीथिंग व्हिच इज क्लोज टू योर हार्ट एंड व्हाई, हाउ कैन वी स्ट्राइव फॉर बैलेंस फॉर बेटर? The only thing seems to me is कि सोच में इजाफा करें और आप अपने इमीडिएट नेबर, पड़ोस, मतलब घर के अंदर करें। जब आपको सबसे बड़ी सपोर्ट चाहिए होती है विद इन योर हाउस। आपको अगर रात के 12 बजे आना है या सुबह 6 बजे आना है या रात भर काम करना है या दिन भर, आपके ने मुतमैन अपने घर को कर लिया तो आप में कॉन्फिडेंस है, और जब कॉन्फिडेंस आता है तो आप बाहर निकलते हैं। लेकिन ये मुतमईन करने की जिम्मेदारी सिर्फ खातून की नहीं, लेकिन ये उसकी वजह ये है कि अगर वो डिस्टर्ब घर में भी होगी तो वो बाहर भी, तो वो खुद भी इफेक्ट होती है। यू आर वेरी राइट इन दैट। कमल, योर पार्टिंग कमेंट्स ऑन द सब्जेक्ट? I wanted to actually talk about balance for better and also women empowerment. अक्सर लोगों को ये लगता है कि जब हम women empowerment की बात करते हैं या बैलेंस या इक्वालिटी की बात करते हैं तो उसमें हम मर्दों को दबा रहे होते हैं और औरतों को जो है निखार रहे होते हैं। बट एक्चुअली व्हेन यू टॉक अबाउट इक्वालिटी, इट्स बेनिफिटिंग मेन एज वेल, क्योंकि लड़कों को डिफरेंट वेज में ऑप्रेस किया जाता है। जैसे जब एक बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो उससे ये बोला जाता है कि बॉयज डोंट क्राई, लड़के रोते नहीं है, लड़कियों की तरह मत रो। उस लड़के को अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने की कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, वो हमेशा दैट इज ऑप्रेशन फॉर अ मैन, राइट? जब आप अगेन व्हेन यू टॉक अबाउट इक्वालिटी, तो आप इक्वालिटी की तब बात करते हैं कि घर में सब पार्टिसिपेट करें, चाहे खाना बनाना हो या बच्चों को पढ़ाना हो या कपड़े चेंज करवाना हो या बिस्तर की बेडशीट
समथिंग सो सिंपल चेंज करना हो, व्हेन एवरीबॉडी इज पार्टिसिपेटिंग इन अ हाउस होल्ड इन अ हेल्दी वे, आपकी रिलेशनशिप भी बेहतर होती जाती है एंड आपने जिम्मेदारी भी आता है और एक मुख्तलिफ तरह की जिम्मेदारी, यानी मर्द बेचारे को भी आप बस इसी चक्की में पीसते रहते हैं कि उसने पैसे कमा कर ला के देने, इसके अलावा उसका कोई रोल नहीं है। मैं बाहर भी रही हूँ, अरब वर्ल्ड की बात बताती हूँ, वहाँ मर्दों का ये गिला होता है कि घर से जब बीवी या माँ या बहन खत लिखती है तो वो ये पूछती है पैसे नहीं पहुँचे, ये नहीं पूछती कि आप कैसे हैं, आप बीमार थे इस वजह से देर हुई, आप जिंदा थे या जेल में थे या कहाँ थे। तो बैलेंस, इसीलिए मैंने कहा घर से होना चाहिए। तभी हमने कहा बैलेंस फॉर बेटर। थैंक यू सो मच शाहीन साहिबा एंड काबिल फॉर बीइंग हियर विद अस। आज का ये डिस्कशन मेरे ख्याल में बहुत सारे मौज़ूआत को एक साथ लेके चला। हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, लेकिन अपने कॉमेंट्स और फीडबैक मुझे ज़रूर भेजिएगा और आप भी बताइएगा कि व्हाट डज बैलेंस फॉर बेटर मीन टू यू। इसी के साथ मुझे अनस सिद्रा को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।